नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं गौतम चंद, व्याख्याता हिंदी, आप सभी का श्री करणी एकेडमी एंड एजुटेक के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, हम पद परिचय नामक प्रकरण पढ़ रहे हैं कक्षा 12 के आरबीआईसी पाठ्यक्रम के अनुसार। पद परिचय के अंतर्गत हमने व्याकरण के कुछ प्रकरणों की जानकारी प्राप्त की पिछले वीडियो में, जिसके अंतर्गत हमने संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में जाना। संज्ञा की परिभाषा, उसके भेदों के बारे में, सर्वनाम और उसके भेदों के बारे में, तथा विशेषण और उसके भेद, उसके साथ ही विशेष्य और प्रविशेषण के बारे में जाना। क्योंकि इन सभी की सामान्य जानकारी होनी चाहिए। जब तक इन सभी की सामान्य जानकारी नहीं होती है तब तक पदों का व्याकरणिक रूप से परिचय करना मुश्किल होता है। तो कुछ और प्रकरण है व्याकरण के जो पद परिचय के लिए आवश्यक है, उसको आज अपन आगे लेते हैं। विशेषण से आगे आज अपना अगला प्रकरण है जिसका नाम है क्रिया। किसे कहते हैं क्रिया? देखो, क्रिया शब्द का सामान्य अर्थ होता है काम। अब परिभाषा क्या होगी? वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ठीक है ना? कि ऐसे शब्द जिनके द्वारा, वाक्य में ऐसे शब्दों से मालूम पड़े जिसके द्वारा किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है, उन्हें क्रिया के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए, पढ़ना, लिखा हुआ पढ़ना, लिखना, खेलना, हंसना, रोना, धोना, ये सब क्या है? क्रिया है। ये वे शब्द है जिसके द्वारा किसी कार्य के करने या होने का बोध कराते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? क्रिया। और क्रियाओं का निर्माण किससे होता है? धातु से। क्रिया के साथ ही हमें एक शब्द की और जानकारी रखनी है जिसका नाम है धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। और इन्हीं धातु रूपों के साथ ना पढ़ते जोड़ने से क्या बन जाती है? क्रिया बन जाती है। जैसे पढ़ धातु है, पढ़ क्या है? धातु है। और यदि इसके साथ ना जोड़ दिया जाए तो शब्द क्या बनेगा? पढ़ना। ये पढ़ना क्या क्रिया कहलाती है? क्रिया कहलाती है। तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है और धातुओं से किसका निर्माण होता है? क्रियाओं का निर्माण होता है। तो क्या परिभाषा होगी क्रिया की? वे शब्द जिनके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाए उन्हें क्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं, क्रिया के भेदों की बात करते हैं। ऐसा तो प्रिय विद्यार्थियों, क्रिया के अलग अलग भेद हैं, कर्म के आधार पर, रचना के आधार पर और काल के आधार पर। परंतु पद परिचय के अनुसार हम 3-4 इसके भेद लेंगे जो मुख्य अपने पद परिचय के लिए आवश्यक है। पहले अपन बात करते हैं अकर्मक क्रिया। देखिए, नाम से बोध है, अमिस नहीं और क्या नहीं हो? कर्म। वाक्य में ऐसी क्रिया जिसका क्या नहीं दिया हुआ हो? कर्म नहीं दिया हुआ हो। और वहां पर कौन सी क्रिया होती है? अकर्मक क्रिया होती है। देखिए, जो वाक्य होता है वो 3 भागों में मुख्यतः बटा होता है। कौन से 3 भाग हैं? कर्ता प्लस कर्म और अंत में आती है क्रिया। यदि वाक्य में कर्म की प्रधानता नहीं होगी तो बताइए क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? कर्ता पर। तो परिभाषा क्या होगी? वे क्रिया जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं हो, जिनके साथ कर्म दिया हुआ नहीं होता है। अर्थात वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधे किस पर पड़े? कर्ता पर। क्यों पड़ेगा कर्ता पर प्रभाव? क्योंकि उसमें कर्म की प्रधानता नहीं होगी। ऐसी क्रियाओं को क्या कहा जाता है? अकर्मक क्रिया कहा जाता है। तो क्या परिभाषा होगी सामान्य? वे क्रिया जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है, अर्थात वाक्य में क्रिया का प्रभाव सीधे ही कर्ता पर पड़ता है, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से जानते हैं, बच्चा खेलता है। अब देखिए, बच्चा शब्द है वो क्या है? कर्ता है। और खेलना क्या है? क्रिया है। यहाँ पर कर्म का अभाव है और कर्म का अभाव होने के कारण खेलना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? बच्चे पर। इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया होगी? अकर्मक क्रिया होगी। दूसरा देखिए, श्याम दौड़ रहा है। श्याम कौन है? कर्ता है और दौड़ना मुख्य क्रिया रहा, उसकी सहायक क्रिया। तो दौड़ रहा है क्रिया है, श्याम क्या दे रखा है? कर्ता दे रखा है। यहाँ पर भी किसका अभाव है? कर्म का अभाव है, अर्थात यहाँ कर्म दिया हुआ नहीं है। तो वाक्य में जहाँ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है तो क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ जाता है?
कर्ता पर पड़ता है। तीसरा उदाहरण देखिए, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। अब देखिए, पक्षी जो शब्द है वो कर्ता है और उड़ रहे हैं वो क्या है, क्रिया है। बीच में शब्द बजा आकाश में, क्या ये कर्म है या नहीं, ये अपन को मालूम करना है। यदि कर्म है तो वो सकर्मक क्रिया के अंतर्गत जाता है, परंतु हमने उदाहरण किसका माना, ये अकर्मक क्रिया का, यानी कि हमारी दृष्टि में ये कर्म नहीं है, परंतु हम कैसे मालूम करें कि इसमें ये कर्म है या नहीं। तो इसके लिए प्रिय विद्यार्थियों, दो शब्दों की जानकारी रखें। एक शब्द है क्या और दूसरा शब्द है किसको। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बीच में कर्ता और क्रिया के बीच में यदि कोई शब्द आ जाए और अपन को मालूम करना है कि वो कर्म है या नहीं, उसके लिए उस शब्द को हटाकर या तो क्या से प्रश्न कीजिए या फिर किसको से कीजिए। ध्यान रखना, यदि सजीव है तो किसको से प्रश्न करें, निर्जीव है तो क्या से प्रश्न करें। आकाश क्या है, निर्जीव की श्रेणी में, आप किससे प्रश्न करोगे, क्या से। पक्षी क्या उड़ रहे हैं, क्या मेरा प्रश्न सही है, नहीं, गलत है, यानी क्या से प्रश्न ही नहीं बन रहा है। यहाँ तो प्रश्न बन रहा है पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, और अपन को कहाँ से प्रश्न करना ही नहीं है। प्रश्न किससे करना है, क्या या फिर किसको से। क्या से प्रश्न बन नहीं रहा है, इसलिए ये कर्म नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, अन्य कुछ दे रखा है, ठीक है ना। ये अधिकरण कारक है, अधिकरण में पेपर, ये क्रिया होने का स्थान है, आधार बताया जा रहा है, परंतु कर्म दिया हुआ नहीं है। इसमें भी कर्म न होने के कारण उड़ना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, पक्षी पर पड़ रहा है, और ये भी उदाहरण किसका माना जाता है, अकर्मक क्रिया का माना जाता है। तो विद्यार्थियों, परिभाषा क्या होगी कि वे क्रिया जिनके साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है या वाक्य में क्रिया का सीधा ही प्रभाव किस पर पड़े, कर्ता पर पड़े, अकर्मक क्रिया की श्रेणी के अंतर्गत गिने जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्रिया का दूसरा रूप पड़ता है जिसका नाम है सकर्मक क्रिया। क्या नाम है, सकर्म। नाम से विदित है, सम सहित और कर्म, यानी जिसमें क्या दिया हुआ हो, कर्म दिया हो। परिभाषा क्या होगी, वे क्रिया जिनके साथ कर्म प्रयुक्त होता है, यानी कर्म साथ में दिया हुआ होता है, अर्थात वाक्य में क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर सीधे ही किस पर पड़े, कर्म पर पड़े, वहां पर कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। अभी हमने बात की थी कि वाक्य 3 भागों में बटा हुआ, कर्ता, कर्म और क्रिया। अब बताइए, यदि कर्म दिया हुआ है तो क्रिया का प्रभाव भी किस पर पड़ेगा, कर्म पे पड़ेगा, न कि कर्ता पर पड़ेगा। तो जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो और क्रिया का सीधा ही प्रभाव कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़े, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। जैसे उदाहरण देखिए, हमने मालूम करना है उदाहरण के माध्यम से कि इसमें अकर्मक क्रिया है या सकर्मक। उसके लिए हमें क्या करना है, उन्हीं दो शब्दों की जानकारी रखनी है, या तो क्या से प्रश्न करो या फिर किसको से। निर्जीव है तो आप क्या से प्रश्न करो, और सजीव है तो आप किसको से। राम दूध पी रहा है, देखिए राम शब्द क्या है, कर्ता है, और पी रहा है क्रिया है, पीछे शब्द क्या बचा, दूध। दूध क्या है, जो निर्जीव है। निर्जीव है तो किससे प्रश्न करोगे, क्या से। राम क्या पी रहा है, प्रश्न बन रहा है क्या से, और उत्तर भी आ रहा है, राम दूध पी रहा है, यानी कि प्रश्न बन रहा है, उत्तर भी यही पंक्ति आ रही है, अर्थात इसमें कर्म दिया हुआ है। अध्यापक जी छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं। अध्यापक जी जो शब्द है वो क्या है, कर्ता है, और पढ़ाते हैं वो क्या, क्रिया। अब यहाँ पे दो शब्द दे रखे, दो पद है, एक तो छात्रों को, एक हिंदी। अब छात्र शब्द है वो क्या है, सजीव है, किसको से प्रश्न करो। अध्यापक जी किसको हिंदी पढ़ाते हैं, प्रश्न बन रहा है, और उत्तर आ रहा है, अध्यापक जी छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं। हिंदी शब्द है, निर्जीव है, क्या से प्रश्न करो। अध्यापक जी छात्रों को क्या पढ़ाते हैं, उत्तर आ रहा है, अध्यापक जी छात्रों को हिंदी पढ़ाते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या और किसको, दोनों से ही प्रश्न बन रहे हैं। तो जहाँ केवल क्या से या किसको से या दोनों से प्रश्न बन जाए, वहां पर हमेशा क्या रहती है, सकर्मक क्रिया रहती है। और जहाँ दोनों से ही प्रश्न नहीं बने, वहां पर हमेशा कौन सी क्रिया रहती है, अकर्मक क्रिया रहती है। तीसरा उदाहरण देखिए, कृष्ण पुस्तक पढ़ता है। कृष्ण क्या पढ़ता है, पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक शब्द क्या से प्रश्न बना है, पुस्तक शब्द हमारा क्या हो गया, कर्म हो गया। तो इन तीनों के अंतर्गत कर्म की प्रधानता है, और क्रिया का प्रभाव भी किस पर पड़ रहा है, ठीक है ना, कर्म पर पड़ता है। तो जहाँ क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़े और साथ में कर्म प्रयुक्त हो, वहां पर कौन सी क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है।
आगे बढ़ते हैं तीसरे भेद की ओर। इसका तीसरा भेद है प्रेरणार्थक क्रिया। देखो प्रेरणा यानी कि किसी को कार्य करने के लिए प्रेरित करना, उसको कहना, वो प्रेरणा क्रिया के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण देखिए, परिभाषा पहले देखिए, वे क्रियाएं जिन्हें कर्ता स्वयं न करके दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। अर्थात ऐसी क्रियाएं जिन्हें कर्ता खुद नहीं करता है और दूसरों को करने के लिए प्रेरित करता है, उन्हें प्रेरणा देता है, ऐसी क्रिया क्या कहलाती है? प्रेरणार्थक क्रिया कहलाती है। जैसे अध्यापक जी छात्रों से पाठ पढ़वाते हैं। अब बताइए कर्ता कौन है? अध्यापक जी, परंतु अध्यापक जी खुद पाठ पढ़ने का कार्य नहीं कर रहे हैं, छात्रों से पाठ पढ़वाते हैं, यानी कि किसी और से क्रिया संपन्न करवा रहे हैं, छात्रों को पाठ पढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। किसके अंतर्गत आएगा? प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत आएगा। सीता मीनाक्षी से पत्र लिखवाती है। कर्ता कौन है? सीता, परंतु सीता स्वयं कार्य न करके किससे करवा रही है? जो मीनाक्षी है उससे पत्र लिखवाने का कार्य करती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ऐसी क्रियाओं से हमें मालूम पड़े जहाँ कर्ता खुद न कार्य करके दूसरों को कार्य करने के लिए प्रेरित करे, वहां पर हमेशा प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसके अंत में वाता है, वाती है या वाते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, चौथा भेद इसका देखते हैं, किसके अंतर्गत? क्रियाओं के अंतर्गत पूर्वकालिक क्रिया। चौथा भेद कौन सा इसका? पूर्वकालिक क्रिया। परिभाषा क्या होगी? जब किसी वाक्य में दो क्रियाएं प्रयुक्त हुई। देखो यहाँ वाक्य में कितनी क्रिया दी होगी? दो क्रिया होगी, तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो। एक क्रिया पहले संपन्न होगी, दूसरी बाद में, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या दे रखा है कि वाक्य में जहाँ दो क्रिया हो और एक क्रिया पहले संपन्न हो, एक क्रिया बाद में संपन्न हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है? पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। और विद्यार्थियों ये भी ध्यान रखें, पूर्वकालिक जो क्रिया यानी पहले संपन्न होने वाली क्रिया के साथ एक प्रत्यय जुड़ा रहता है और उस प्रत्यय का नाम है कर, या कभी कभी कर के शब्द भी आ सकता है। तो इस क्रिया के साथ कर या कर के जुड़ा हुआ रहता है। इस बात का भी होना, कौन सी क्रिया के साथ? पहले संपन्न हुई क्रिया के साथ। उदाहरण देखिए, श्याम पढ़कर सो गया। देखो यहाँ पढ़ना और सोना दो क्रियाएं संपन्न होगी, परंतु पहले कौन सी होगी? पढ़ने का काम, इसलिए पढ़ना के साथ कर प्रत्यय लगा और शब्द बन गया पढ़कर। तो यहाँ पर पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होगी? पढ़कर। अगर वाक्य दिया पढ़कर शब्द के नीचे अंडरलाइन क्या है और आपको क्रिया लिखनी है तो आप कौन सी लिखोगे? पूर्वकालिक क्रिया लिखेंगे। दूसरा उदाहरण, उसने स्नान करके भोजन किया। दो काम किए उसने, पहली क्रिया की स्नान करने का और दूसरी क्रिया भोजन करना। बताइए पहले कौन सी क्रिया संपन्न हुई? स्नान करना। अब देखो यहाँ पर कर या करके शब्द साथ में जुड़े, तो पूर्वकालिक क्रिया की क्या परिभाषा होगी? कि जब किसी वाक्य में दो क्रिया प्रयुक्त हो तथा उनमें से एक क्रिया दूसरी क्रिया से पहले संपन्न हुई हो, तो पहले संपन्न होने वाली क्रिया कौन सी कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी। और पूर्वकालिक क्रिया के साथ कर या कर के प्रत्यय जुड़ा हुआ रहता है। तो ये चार जो क्रिया थी इसके बारे में हमें सामान्य जानकारी, अगर क्रिया आपको पूछे तो इन चार में से आपको मुख्यतः जवाब देना है। कौन कौन सी? आक्रमक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। इन चार की हमारे पास जानकारी होनी चाहिए। तो ये एक जो क्रिया नामक प्रकरण था उसके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। तो पद परिचय के लिए चार प्रकरणों को हमने जाना है: संज्ञा को, सर्वनाम को, विशेषण को और क्रिया। ये चारों ही अविकारी पद कहलाते हैं। विकारी पद कहलाते हैं। ये चारों क्या कहलाते हैं? विकारी पद। विकारी पद वे जिनमें लिंग वचन काल के अनुसार क्या हो? परिवर्तन हो, वो क्या कहलाते हैं? विकारी पद। तो ये चार विकारी पद थे जिनको हमने पढ़ा। इसके साथ ही कुछ और प्रकरणों की हमारे पास जानकारी होनी चाहिए और उनमें से एक ले रहे अपन काल। काल का मतलब होता है समय। प्रिय विद्यार्थियों, काल का सामान्य अर्थ होता है समय, यानी कि क्रिया के लिए घटित होने वाले समय को क्या कहते हैं? काल कहते हैं। शुद्ध परिभाषा, क्रिया के संपन्न होने के समय को काल कहा जाता है। अर्थात क्रिया के संपन्न होने में जो समय लगता है उसी समय को काल के नाम से जाना जाता है।
काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? वर्तमान काल जो अभी जारी है, भूतकाल जो बीत चुका है, और भविष्यत काल जो आने वाला है। तो क्रिया के संपन्न होने के समय का जो ज्ञान होता है उसको काल के नाम से जाना जाता है, और काल के 3 भेद माने गए हैं। तीनों को एक एक करके अपन विस्तार से पढ़ते हैं। पहले पढ़ते हैं वर्तमान काल। परिभाषा देखिए, जो क्रिया वर्तमान समय में की जा रही है वह वर्तमान कालिक क्रिया होती है। देखिए, जो क्रिया का मालूम करना, वर्तमान काल क्या हो गया? यानी वर्तमान समय में जो काम किया जा रहा है वो वर्तमान काल का उदाहरण, और जो वर्तमान समय में क्रिया की जा रही है वो कैसी क्रिया कहलाएगी? वर्तमान कालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे मैं पत्र लिख रहा हूं, मैं पत्र लिख रहा हूं, यह क्रिया अभी वर्तमान समय में किया जा रहा है। अगर मैं कह दूं कि श्याम क्रिकेट खेलता है, श्याम क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट खेलता है, वर्तमान में खेलने की बात किया जा रही है। तो जहां पर वर्तमान काल में क्रिया संपन्न हो वह कौन सा काल कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। और उस समय घटित होने वाली क्रिया कौन सी कहलाती है? वर्तमान कालिक क्रिया कहलाती है। आगे बढ़े, दूसरा भेद है भूतकाल। जो क्रिया पहले संपन्न हो चुकी है, भूत का मतलब है बीता हुआ, काल यानी समय, अर्थात कहने का मतलब है बीते हुए समय में क्रिया के समाप्त होने का जहाँ बोध होता है वहां पर भूतकाल होता है। और वो क्रिया क्या कहलाती है? भूतकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे मैंने पत्र लिखा था, कार्य हो चुका लिखने का, बीते हुए समय में पत्र लिखने का कार्य पूरा हो चुका है, तो जहां पर था थे थी आती है। या मैं पत्र लिख चुका हूं, काम हो चुका है, तो वहां पर भूतकालिक क्रिया होगी। और काल कौन सा होगा? भूतकाल रहेगा। तीसरा काल भविष्यत काल, जो क्रिया आगे आने वाले समय में संपन्न होगी, यानी कि क्रिया के होने का समय आने वाला समय, भविष्यत यानी आने वाला, काल यानी समय। अर्थात परिभाषा क्या होगी? जब क्रिया आने वाले समय में संपन्न होने का बोध होगी वहां पर भविष्यत काल होगा। और घटित होने वाली क्रिया क्या कहलाएगी? भविष्यतकालिक क्रिया कहलाएगी। जैसे मैं पत्र लिखूंगा, अभी लिख नहीं रहा हूं, पत्र लिखूंगा, लिखने की क्रिया है, ठीक है ना, आने वाले समय में पत्र लिखने की बातचीत की जा रही है। और उदाहरण देखिए, शायद, या फिर मैं कह सकता हूं कल पिताजी जयपुर जाएंगे, कल पिताजी जयपुर जाएंगे, या पिताजी कल जयपुर जाएंगे। अब कल जाएंगे वर्तमान में नहीं जा रहे, ना भूतकाल का, परंतु आने वाले समय की बात की जा रही है। किसका उदाहरण माना जाएगा? भविष्यत काल का उदाहरण माना जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, काल को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से काल? वर्तमान काल, जो वर्तमान समय में क्रिया संपन्न होती है, भूतकाल जो बीते हुए समय क्रिया संपन्न हो चुकी है, और तीसरा है भविष्यत काल जो आने वाले समय में क्रिया संपन्न होगी। तो ये काल के कितने भेद माने गए हैं? 3 भेद माने गए हैं। आगे देखिए, बात करते हैं लिंग की। लिंग किसे कहते हैं और इसके कितने भेद हैं, इसकी अपन बात करते हैं हिंदी भाषा के अंदर। परिभाषा देखिए, जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे लिंग कहा जाता है। देखिए विद्यार्थी, मैं आपको कह दूं, पद परिचय के अंतर्गत हमें परिभाषा वगैरह नहीं चाहिए। हमें तो जो जिन शब्द के नीचे अधोरेखा, ठीक है ना, अंडरलाइन किया है, उसका बताना है कि इसमें लिंग कौन सा है, वचन कौन सा है, उसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो साथ में अपन परिभाषा को भी ले ताकि अपना जो टॉपिक है वो एकदम क्लियर होता है। तो जिन शब्दों से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है। और हिंदी भाषा में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के हैं। कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लिंग 2 प्रकार के माने गए। दोनों को विस्तार से पढ़ते देखिए। पहले बात करते हैं अपन स्त्रीलिंग की। परिभाषा देखिए, संज्ञा का जो रूप उसके स्त्रीवाचक होने को सूचित करता है। संज्ञा का ऐसा रूप जिससे मालूम पड़े कि वो क्या है? स्त्रीवाचक है, उसे क्या कहा जाता है? स्त्रीलिंग कहा जाता है। जैसे नारी, नारी शब्द है वो स्त्री जाति का बोध कराता है। बालिका स्त्री जाति का बोध कराता है। मोरनी स्त्री जाति का बोध कराता है। लता जिसे अपन बैल कहते हैं स्त्री जाति का, यदि लता किसी का नाम है तो भी स्त्री जाति का बोध कराता है।
कृष्णा, देखो कृष्ण कहते हैं, है ना, क्या होगा पुल्लिंग, कृष्णा किसी लड़की का नाम। हरिणी, हरिण का स्त्रीलिंग, हरिणी जो शब्द है स्त्री जाति का बोध। दिल्ली, दिल्ली शब्द है वो स्त्री जाति। मुंबई स्त्री जाति। अर्थात कहने का मतलब संज्ञा के ऐसे रूप जो स्त्रीवाचक होने के सूचित करते हैं क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग माने जाते हैं। और लिंग का दूसरा भेद कौन सा है, पुल्लिंग। देखिए विद्यार्थियों, दूसरा भेद माना गया है पुल्लिंग, और पुल्लिंग की परिभाषा है कि संज्ञा शब्द का जो रूप उसके पुरुषवाचक होने को सूचित करे। ऐसे संज्ञा शब्द जिससे क्या मालूम पड़े कि ये पुरुष जाति के हैं, वो किसके अंतर्गत माने जाते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत माने जाते हैं। जैसे मैंने नारी कहा था स्त्रीलिंग, और पुरुष बोलू तो पुल्लिंग। बालिका बोला था स्त्रीलिंग, बालक बोलू तो पुल्लिंग। मोरनी बोला था स्त्रीलिंग, मोर बोलू तो पुल्लिंग। सिंह यानी शेर बोलूं तो पुल्लिंग, और सिंहनी या शेरनी बोलूं तो स्त्रीलिंग। पर्वत, पर्वत शब्द क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। कोलकाता स्थान का नाम है, पुल्लिंग। हर ध्यान जरा ध्यान रखे, जो स्थान के नाम है कुछ स्त्रीलिंग में भी है कुछ पुल्लिंग में। जैसे दिल्ली शब्द स्त्रीलिंग था, मुंबई स्त्रीलिंग था, कोलकाता, आगरा, ठीक है ना, ऐसे शब्द हैं जो किसके अंतर्गत आएंगे, पुल्लिंग के। अर्थात मेरे कहने का मतलब है जिन संज्ञा पदों से स्त्री जाति का बोध हो स्त्रीलिंग कहा जाता है, और जो संज्ञा शब्द पुल्लिंग जाति का बोध कराते हैं, पुरुष जाति का बोध कराते हैं, पुल्लिंग के अंतर्गत माने जाते हैं। तो लिंग के कितने भेद माने गए, दो, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। किसी भी शब्द के नीचे अधोरेखा खींचकर आपसे उसका लिंग पूछा जाए तो आप उसको, है ना, मालूम करना है कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, उसके अनुसार उत्तर देना। तो ये एक प्रकरण था, छोटा सा लिंग। आगे देखिए अगला नेक्स्ट प्रकरण है वचन। किसे कहते हैं वचन, देखिए, ठीक है ना। वचन ऐसा मतलब होता है संख्या। सामान्य अर्थ ले तो वचन का मतलब क्या ले सकते हैं हम, संख्या से ले सकते हैं। परिभाषा क्या हुई, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, कि संख्या कितनी, एक है या एक से अधिक है, उसके अनुसार संख्या का बोध होता है, उसे क्या कहा जाता है, वचन कहा जाता है। पुनः सुने परिभाषा को, जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो वचन कहा जाता है। और वचन कितने प्रकार के, दो प्रकार के। हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में तीन प्रकार पड़ते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। परंतु हिंदी भाषा में दो ही वचन है, एक वचन और बहुवचन। एक वचन यानी एक संख्या का बोध, बहुवचन है एक से अधिक संख्या का बोध। तो दोनों की परिभाषा को जानते देखिए। पहले पढ़ते हैं एक वचन के बारे में। परिभाषा क्या है, पद के जिस रूप से, पद के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो, केवल संख्या कितनी हो, एक ही होने का बोध हो, उसे क्या कहा जाता है, एक वचन कहा जाता है। जैसे शब्द बोला मैंने पुस्तक, पुस्तक शब्द क्या है, एक ही पुस्तक की ओर संकेत करती है। शब्द बोला मैंने, पुस्तक शब्द है वो किसकी, एक की ओर, स्त्री एक ही स्त्री की ओर संकेत, सड़क एक की ओर संबोधित, नदी, ये शब्द एक संख्या की ओर संकेत करते हैं, इसलिए सब किसके अंतर्गत आते हैं, एक वचन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है बहुवचन। परिभाषा क्या हुई, पद के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का, एक से अधिक यानी दो होते ही किसमें आ जाएगा, बहुवचन। एक से ज्यादा होते ही बहुवचन के अंतर्गत गिने जाते हैं। तो पद के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे देखो पुस्तक शब्द बोला था तो पुस्तक शब्द क्या था, एक वचन, और मैंने बोल दिया पुस्तके, तो पुस्तके शब्द क्या हो गया, बहुवचन हो गया, क्योंकि पुस्तके शब्द है वो एक से अधिक पुस्तकों की ओर संकेत करा। स्त्री शब्द है एक वचन है, परंतु मैंने शब्द बोला स्त्रियां, एक से अधिक स्त्रियों की ओर संकेत करना। सड़क शब्द है एक वचन, परंतु शब्द बोला मैंने सड़के, एक से अधिक सड़कों की ओर संकेत है। नदी एक है एक वचन, और जैसे शब्द बोला नदियां, तो बहुत सारी नदियों, एक से अधिक नदियों की ओर संकेत किया। लड़का शब्द बोला एक वचन है, और जैसे शब्द बोला लड़के, तो एक से अधिक लड़कों की ओर संकेत। तो वाक्य में जहां एक ही संख्या की ओर संकेत किया जाए वह एक वचन, और जहां एक से अधिक की ओर संकेत किया जाए वहां पर कौन सा रहता है, बहुवचन रहता है। तो
तो ये था वचन, और जो वचन संख्या की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट देखिए आगे, अगला प्रकरण अपन ले रहे हैं कारक। क्या है कारक, देखिए इसके बारे में। कारक का सामान्य अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, पहले उसको देखते हैं। जब किसी संज्ञा या सर्वनाम पद का संबंध वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों और विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। कारक का कार्य है अन्य पदों के साथ संबंध स्थापित करना। और परिभाषा क्या है कि जब किसी भी संज्ञा या सर्वनाम पद होता है, उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य पदों से बताया जाए, और विशेषकर किसके साथ बताया जाए, क्रिया के साथ बताया जाए, वहां पर कौन सा क्या होता है, कारक होता है। उसे क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। तो ये कारक की क्या है, सामान्य परिभाषा। बात करते हैं कारकों के भेदों की। देखिए विद्यार्थियों, कारक के मुख्यतः हिंदी भाषा में 8 भेद हैं। कारकों की संख्या कितनी बताई गई है, 8 बताई गई है। हमें अपन परीक्षा में जो पद परिचय आएगा उसके अंतर्गत कोई कारक की परिभाषा नहीं पूछी जाएगी, परंतु अपन को विभक्ति चिन्ह से मालूम करना है कि इसमें कौन सा कारक रहेगा। तो देखिए आपके सामने एक सारणी है जिसके अंतर्गत 8 ही कारक दे रखे हैं, और पास में उनके विभक्ति चिन्ह जिनको परसरक भी कहा जाता है वो भी दे रखा है। देखिए कौन कौन से कारक के लिए कौन कौन से विभक्ति चिन्ह है, उसकी अपन बात करते हैं। नंबर 1, कर्ता कारक। कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, ने। नंबर 2, कर्म कारक। कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, को। नंबर 3, करण कारक। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, से या के द्वारा। नंबर 4, संप्रदान कारक। संप्रदान कारक संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है, के लिए, को, के वास्ते। देखो विद्यार्थी, के लिए और के वास्ते एक ही होता है, परंतु साथ में दे रखा है को। यहाँ पर भी को दे रखा है और कर्म कारक में भी को दे रखा है। देखिए यहाँ तो क्रिया के कर्म की ओर संकेत किया जा रहा है, परंतु यहाँ कुछ को है वो देने के लिए, ठीक है ना। यहाँ को किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, देने के लिए, किसी को वस्तु देने। राम ने सीता को पुस्तक दी, राम ने सीता को पुस्तक दी। अब देखिए यदि वाक्य के अंतर्गत वो वाक्य देने के अर्थ में है और 2 कर्म दिए हुए हो, कितने कर्म दिए हुए हो, 2 कर्म दिए हुए हो, और यदि वहां को आ जाए तो को संप्रदान कारक का होगा, और यदि एक ही कर्म दिया हुआ है तो वो हमेशा कौन सा होगा, कर्म कारक का होगा। मैंने कहा उदाहरण देखिए, सीता ने गीता को पुस्तक दी। सीता ने गीता को पुस्तक दी। तो देखिए पहली बात तो देने के अर्थ में आ गई। अब बताओ, मैंने कहा 2 कर्म क्या से भी प्रश्न बनना चाहिए और किसको से भी प्रश्न बनना चाहिए। अब मैंने क्या किसके लिए बताया था, निर्जीव। निर्जीव क्या, पुस्तक। सीता ने गीता को क्या दी, पुस्तक दी। किसको क्या, सजीव। सीता ने किसको पुस्तक दी, गीता को। तो देखिए यहाँ कर्म कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, और साथ में ही देने के अर्थ में है, इसलिए यहाँ पर कौन सा कारक रहेगा, संप्रदान, या को आएगा संप्रदान कारक का। और यदि एक कारक के साथ आए तो को किसके लिए आता है, कर्म कारक के लिए आता है। 5वां भेद देखो, अपादान। अपादान का है विभक्ति चिन्ह से, परंतु यहाँ से 2 वस्तुओं को अलग करने के लिए, पृथक करने के लिए या तुलना करने के लिए। पेड़ से पत्ता गिरता है तो पेड़ से पत्ता क्या हो गया, अलग हो गया। और तुलना, राम से श्याम लंबा है, दोनों के बीच में क्या हो गई, तुलना। तो से क्या आएगा, अपादान कारक का। और यदि से साधन के रूप में आता है, सीता ने चाकू से फल काटा। कैसे काटा, चाकू से। यहाँ से क्या है, चाकू के साथ एक साधन के रूप में प्रयुक्त हुआ, तो ये से कौन सा होगा, करण कारक का। 6वां संबंध, का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। संबंध के ये विभक्ति चिन्ह अपन को ध्यान रखना है। 7वां कारक है अधिकरण कारक। विभक्ति चिन्ह क्या है, मैं, पे, पर। अभी कहा था ना, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी कहाँ उड़ रहे हैं, आकाश में, ठीक ना। ये मैं था, वो क्या था, उसका आधार था। तो जहाँ क्रिया के संपन्न होने का आधार होता है वह अधिकरण कारक होता है, और यहाँ पर मैं, पे, पर जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। और अंतिम कारक है संबोधन कारक, जिसमें होता है हे, ओ, अरे, और इसके साथ संबोधन चिन्ह का प्रयोग किए जाते हैं। तो ये है 8 कारक। साथ में याद करने का तरीका भी है, कर्ता ने कर्म को
करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए, के वास्ते या को, अपादान से अलग या तुलना के लिए, संबंध का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, अधिकरण मैं, पे, पर और संबोधन हे, ओ, अरे। यदि किसी में अपन को कारक लिखना है और इन कारक की विभक्तियों का ज्ञान है तो अपन उसके अंतर्गत आसानी से जवाब दे सकते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे, आगे बात अपन अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें। धन्यवाद।